दोस्तों, साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय डी डेकोर लाइव ब्यूटीफुल F6 MIDC तारापुर पालघर महाराष्ट्र 401506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, आपको पता है कवियों की चौपाल केसीएन क्लब की उपशाखा, कला और साहित्य को प्रोत्साहन देने वाली उपशाखा निर्झरिणी द्वारा निरंतर पिछले 71 सप्ताह से लगातार हर रविवार को सायं 5:45 बजे प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता यह है कि हमने कोरोना काल में जब कवियों को, साहित्यकारों को, सभी कला प्रेमियों को घर से बाहर निकलने में पाबंदी सी लग गई थी, ऐसे समय पे हमने एक प्रयास किया कि हम लोगों तक आपकी बातों को पहुंचा सकें। उसी का पर्याय है कि श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम में कवियों की चौपाल को स्थान मिला। इसके लिए सभी श्रोताओं को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, आभार। मित्रों, आज के इस अंक में आज एक विशेषता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आज मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मदिन है और मुंशी प्रेमचंद जी एक ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिनको संपूर्ण विश्व में एक प्रथम पायदान पर रखने वाले साहित्यकार का दर्जा प्राप्त है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में सन 1880 में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। छुटपन में ही, बचपने में ही उनके पिता का देहांत हो गया और इसी के साथ उनके जीवन में एक कठिन घड़ी आई जब उन्होंने अपने घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाई और शुरुआत में ही बतौर प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक के रूप में भूमिका अदा की और लगातार उस अपने निजी एहसास को उन्होंने अपने लेखों में लगातार प्रदर्शित किया। आज इन विषयों पर निरंतर चर्चा होगी। अच्छे अच्छे साहित्यकार आपको इस विषय पर अपना संपूर्ण अनुभव सुनाएंगे और इस तरह से आज का यह अंक समाप्त होगा। मित्रों, तो हम सर्वप्रथम जिस साहित्यकार को बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान में मुंशी प्रेमचंद जी की 2 लाइन कहूँगा। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उनका सुख लूटने में नहीं। यह वक्तव्य है मुंशी प्रेमचंद जी का। और अब मैं बुला रहा हूँ मुंबई गोरेगांव से डॉक्टर कृपाशंकर मिश्रा जी को, जो एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं और उनके लेख, उनकी पुस्तकें, उनके गद्य पद्य जो भी हैं एक राष्ट्र स्तरीय विशेष स्थान प्राप्त हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मंच पर आज मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में अपनी रचना के साथ प्रस्तुत हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं कृपाशंकर मिश्र मुंबई से। दोस्तों, साहित्य की दुनिया साहित्यकारों के लिए अनजानी नहीं होती। इस समाज में वह हर चिंतनशील व्यक्तित्व जिसे अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति और आत्म उन्नति के प्रति जिजीविषा नहीं है, तो साहित्यकार शायद अपनी भूमिका से चूक जाता है। केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी जो कवियों की चौपाल
आयोजित करती आ रही है। आने वाला जो एपिसोड है, सप्ताह है, वो 70 को पार करने जा रहा है और 31 जुलाई 2022 हमारे साहित्य जगत के बेताज बादशाह, बेजोड़ रचनाकार और मन विचार मस्तिष्क से सर्वश्रेष्ठ कलमकार, जिसने अपने समाज के चिंतन को पोर पोर उकेरा है। दोस्तों, यूं तो हिंदी साहित्य जगत ने बहुत से मनीषियों को, बहुत से साहित्यकारों को, कवियों को, लेखकों को, विचारकों को जन्म दिया है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद, धनपत राय, ये बहुत ही अद्भुत और विलक्षण प्रतिभा के साहित्यकार हमारे हिंदी साहित्य के लिए रहे हैं। मैं इन्हें हिंदी साहित्य की परिधि में बांधना नहीं चाहता, क्योंकि ये विश्वव्यापी चरित्र हैं। ये अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, सूडान, ये जहां आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया, मुंशी प्रेमचंद हर उस देश का, उस समाज का किसान है जो अपनी समस्याओं को लेकर के जूझ रहा है, अपनी विषमताओं को लेकर जूझ रहा है। दोस्तों, 1880 याद करिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और मुंशी प्रेमचंद जी का भी जन्म 1880 में बनारस में लमही में हुआ था। यह उनकी 142वीं पुण्यतिथि है, जिस पर मैं अपना विचार उनके प्रति, अपना चिंतन आपके सामने लेकर आ रहा हूं। मुंशी प्रेमचंद एक तो मुंशी थे, श्रीवास्तव थे। तब के समाज में यह कहा जाता था कि जो श्रीवास्तव होते हैं वो कलम के सिपाही होते हैं। इनकी कलम एक बार जब चल जाए तो समाज में किसी का भी भाग्य बदल सकती है। ऐसे मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें समाज से न तो प्रेम मिला और न चाहत का वह चांद मिला, फिर भी मुंशी प्रेमचंद हुए। माता पिता ने बड़े प्रेम से इनका नाम धनपत राय रखा था कि शायद उस गरीबी में कोई अमीरी का पुष्प खिल जाए और हमारे घर से दरिद्र देव नारायण जी का प्रस्थान हो जाए और लक्ष्मी जी का आगमन हो जाए। लेकिन न तो धन मिला, न तो धन का पति मिला, और हम दोनों से, धन से और धर्म से विमुक्त हो गए। गोदान मुंशी प्रेमचंद का आखिरी उपन्यास था, एक गोदान, जिसमें आप देखें होरी, गोबर, झुनिया, ये ऐसे चरित्र हैं जो दुनिया के किसी भी राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, एक किसान हैं, एक मजदूर हैं, एक विषम परिस्थितियों को झेलने वाले लोग हैं, गरीबी अमीरी के बीच में धनपतियों का जो तांडव है वो इनकी कहानियों में, उपन्यासों में, नाटकों में, कविताओं में आपको दृष्टिगत होगा। दोस्तों, इनके पिता और इनके दादाजी एक तरह से लेखपाल थे
इनके पिताजी पोस्टमास्टर थे। ये स्वयं चाहते थे कि इन परिस्थितियों से निकला जाए, समाज की विषमताओं को किस तरह से तोड़ा जाए। समाज में सामंती प्रथा अपने चरम पर थी। बड़े बड़े जो हमारे इस देश के लोग थे, जिनको अंग्रेजी हुकूमत ने लगान वसूलने के लिए कहा था, वो अपने बड़े क्रूरता के साथ समाज में अपना प्रदर्शन करते थे और लगान न देने वालों की बड़ी ही दुर्दशा करते थे। मुंशी प्रेमचंद का वह काल 1880 से लेकर 1936 तक महात्मा गांधी के साथ जुड़ने वाले मुंशी प्रेमचंद जी बहुत ही राष्ट्र के प्रति समर्पित, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने वाले एक महान साहित्यकार थे। मुंशी प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व साधारण नहीं था। शिवरानी देवी के 3 बच्चे, अमृत राय, श्रीपत राय और कमला देवी। मुंशी प्रेमचंद ने अपने साहित्य के क्षेत्र में जिन साहित्यों की रचना की, उसमें लगभग 400 कहानियां हैं। और वो सारी कहानियां कोई सामान्य कहानियां नहीं है। समाज से उठाई गई विषमताओं को लेकर के, उनकी परंपराओं को लेकर के, उनके प्रति स्नेह और त्याग को लेकर के रची गई कहानियां हैं। और 8 अक्टूबर 1936 को मुंशी प्रेमचंद इस संसार को विदा कह देते हैं। पिता अजायब राय, मैंने बताया कि पोस्टमास्टर थे, और इनकी माता आनंदी देवी थी। ये जब कहानी लिखते थे, इनका पहला कहानी संग्रह था सोजे वतन। सोजे वतन जो 1908 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन किसी कारणवश अंग्रेजों ने इसको प्रतिबंधित कर दिया था। इनकी पहली कहानी थी बड़े घर की बेटी। पहला उपन्यास था सेवा सदन। इसको भी इन्होंने उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा था, बाजारे हुस्न। हिंदी कहानी के अद्भुत चितेरे थे। हिंदी कहानी का सम्राट इन्हें कहा जाता है। उपन्यासकार थे। इनके कई उपन्यासों पर पिक्चरें बनी हैं, सिनेमा बने हैं। इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करते करते इस मुंबई महानगर में कई इंस्क्रिप्ट लिखे। दुर्भाग्य और भाग्य जब साथ नहीं होता है तो हमारे बहुत से सर्वश्रेष्ठ कार्य जैसे व्यर्थ से हो जाते हैं। इनकी अंतिम कहानी कफन थी, 1936 में जो प्रकाशित हो चुकी थी। सोजे वतन, जो ये धनपत राय के नाम से लिखते थे, जब ये अंग्रेजों ने इसे बैन कर दिया तो एक नए साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म होता है। दोस्तों, ये मुंशी प्रेमचंद जी के चतुर्दिक, उनका ये आवरण था, परिस्थितियां थी, समाज था। उनके चतुर्दिक जो विषमताओं का, गरीबी अमीरी का, जो परंपराओं का
जो विभेदता का वातावरण विषाक्त स्वरूप ले रहा था, उन्हीं के बीच से मुंशी प्रेमचंद स्वयं को साहित्य की दुनिया में स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। कई कई कहानियां इनकी इतनी प्रचलित हुई कि विश्व स्तर की बन गईं। बड़े भाई साहब, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, पूस की एक रात, ईदगाह, हीरा मोती, पंच परमेश्वर, धिक्कार, वफा का खंजर, स्त्री पुरुष, शूद्र, आधार, मुबारक बीमारी, नादान दोस्त, तांगे वाला, बड़े भाई साहब, स्वामिनी, आदि आदि। मैं कितना नाम आपको गिनाऊं। और इनके जो उपन्यास थे, जिन्होंने सेवा सदन, गबन, रंगभूमि, प्रतिज्ञा, कायाकल्प, अलंकार, मंगलसूत्र इनका अंतिम उपन्यास था जो अधूरा रह गया था। दुर्गादास, कर्मभूमि, निर्मला, प्रेमाश्रम, वरदान और गोदान। बाद में कहा जाता है अंतिम एक कहानी इनकी थी क्रिकेट का मैच, लेकिन वो कितनी सफल थी, कितनी ये थी, इसका प्रतिसाद बहुत कम लोगों को मिला। प्रेमचंद या मुंशी प्रेमचंद या धनपत राय, माता पिता भी कौन, यह विशेष नहीं है। दादाजी लेखपाल, पिता पोस्टमास्टर और स्वयं एक लेखक, समाज चिंतक, तो वहां तो दरिद्र नारायण देवता का ही वास होगा ना। दोस्तों, इन्होंने जिस तरह से अपने जीवन में संघर्ष किया, यहां तक स्थिति आई कि दाने दाने के मोहताज हो गए। लेकिन उनके स्वर्गवास के पश्चात अमृत राय, श्रीपत राय और कमला देवी का भाग्य देखिए कि उनकी रॉयल्टी से एक धनपति हो गए। हमारा समाज किसे स्वीकार करता है, किसे नहीं स्वीकार करता है, हमारा शासन किसे संरक्षित करता है, किसे नहीं करता है, इस पर उसके भाग्य का, उसके पुरुषार्थ का, उसकी संकल्पशीलता का प्रासाद निर्मित होता है। उसकी सोच, उसकी समझ का यही बुनियादी ढांचा जो हमारे महान साहित्य की आधारशिला बनता है। ऐसे प्रेमचंद हम जब जब उन्हें स्मरण करते हैं, हमारे समक्ष एक ऐसी परिस्थिति जन्म लेती है जिसे आप जितना सोचें उतना कम है। वही गरीबी अमीरी और उसमें संघर्ष करता हुआ मनुष्य, उसके पशु हैं, पक्षी हैं, घर है, उसके चतुर्दिक उसके लोग हैं, समाज है, देश है, ये सार्वभौम जो हमारे मस्तिष्क के उपादान हैं, इनको दृष्टि में रखते हुए स्वयं को साहित्य की दुनिया में स्थापित करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, 31 मार्च 142वां इनकी पुण्यतिथि है, जिसे मैं बड़े श्रद्धा के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हमारे देश को
ऐसे महान साहित्यकारों की आज बड़ी जरूरत है। मैं अपनी रचना पर आपको लिए चलता हूं और यह रचना है मुंशी प्रेमचंद पर ही, जो मैंने लिखी। इस रचना के माध्यम से आप देखेंगे कि मैंने बहुत सारी जानकारी इस रचना में मुंशी प्रेमचंद के, उनके परिवार के प्रति दिया है। संघर्ष किया जिसने जमकर हथियार कलम को बना लिया, संघर्ष किया जिसने जमकर हथियार कलम को बना लिया, तस्वीर विवश असहायों की, तस्वीर विवश असहायों की तकदीर स्वयं की बना लिया, तकदीर स्वयं की बना लिया। जो शोषित वंचित पिछड़े थे, दाने दाने को बिखरे थे, पहचान नहीं जिनकी कोई, पहचान नहीं जिनकी कोई, कटने को केवल बकरे थे, कटने को केवल बकरे थे। जो शोषित वंचित पिछड़े थे, दाने दाने को बिखरे थे, पहचान नहीं जिनकी कोई, कटने को केवल बकरे थे। पूंजीपति अतिशय सूदखोर, नित ब्याज मूल का बढ़ता था। पूंजीपति अतिशय सूदखोर, नित ब्याज मूल का बढ़ता था। जुड़ जाता ब्याज मूलधन में, रजनी का चंदा बढ़ता है, रजनी का चंदा बढ़ता था। साहित्य सृजन का कलमकार जब अपना नाम बदलता है, जब उन्होंने धनपत राय से स्वयं का नाम मुंशी प्रेमचंद रखा, साहित्य सृजन का कलमकार जब अपना नाम बदलता है, शासन की बर्बर बर्बरता बन अनल स्वयं को दहता है, बन अनल स्वयं को दहता है। हो भले बड़े घर की बेटी, हो भले बड़े घर की बेटी, सोजे वतन न बच पाया, परिवर्तित अपना नाम किया, धनपत से प्रेमचंद भाया, धनपत से प्रेमचंद भाया। वह सेवा सदन लिखा, वह सेवा सदन लिखा पहला, मंगल सूत्र न पूर्ण हुआ, घीसू माधव झुनिया गोबर, पर बस होकर मजबूर हुआ, पर बस होकर मजदूर हुआ। जब रात पूस की तड़क रही, तब श्वान लिपट तन जाता है। दो प्यासे बकरी बाघ भले, जल एक घाट पर पाता है। परिस्थितियां अगर विषम हो जाएं तो बकरी और शेर दोनों ही एक घाट पर आकर एक साथ में पानी पीते हैं। वह कफन नमक का दारोगा, पर ईदगाह की व्यथा कथा, वह कफन नमक का दारोगा, पर ईदगाह की व्यथा कथा। हीरा मोती का स्नेह भला क्यों कर अपनों से हुआ जुदा, हीरा मोती का स्नेह भला क्यों कर अपनों से हुआ जुदा। सन 1800 का वह 80 लम्ही ने धनपत को जाया, आनंदी और अजायब ने वह होनहार बेटा पाया। तब अंग्रेजों का शासन था सामंतवाद विघटनकारी, तब अंग्रेजों का शासन था सामंतवाद विघटनकारी। थी कठिन गरीबी घर घर में, शोषक सब थे अत्याचारी, थी कठिन गरीबी घर घर में, शोषक सब थे अत्याचारी। तब राजा बड़ा निरंकुश था और प्रजा बड़ी आज्ञाकारी, तब राजा बड़ा निरंकुश था और प्रजा बड़ी आज्ञाकारी। अन्याय गरीबी उत्पीड़न, जीवन जीना था लाचारी, जीवन जीना था लाचारी। बनकर तलवार कलम निकली, अन्याय मिटाने को मचली। वह कलमकार भी अडिग हुआ, लेखनी चपल चपला निकली। वह कलमकार भी अडिग हुआ, लेखनी चपल चपला निकली। यह विषम विषमता की खाई विकृत समाज है बटा हुआ। कुछ का है पेट नहीं भरता, कुछ के घर में है सड़ा हुआ। कुछ का है पेट नहीं भरता, कुछ के घर में है सड़ा हुआ। ये विषमता, समाज की विषमता, एक तरफ खाने के लिए, दाने दाने के लिए लोग मर रहे हैं, एक तरफ अनाज का भंडार पड़ा हुआ है।
बूढ़ी काकी और ईदगाह हीरा मोती धिक्कार व्यथा, स्वामिनी मुबारक बीमारी तांगे वाला नादान दोस्त की यही कथा। सेवा सदन प्रतिज्ञा का भी काया कल्प न हो पाया, गोदान गबन और रंगभूमि प्रेमाश्रम वरदान कहां भाया। निर्मला का मंगल सूत्र बिका और दुर्गा दास हुआ परवश, वह रहा देखता क्रिकेट मैच, धनहीन रहा केवल धनपत, धनहीन रहा केवल धनपत। इस रचना के माध्यम से समाज का सर्वहारा वर्ग, जिसे मुंशी प्रेमचंद ने साहित्य के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से उकेरा है। गोदान हमारी भारतीय संस्कृति में गाय का इतना महत्व है कि उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके उपयोग की बातें हैं। उसका दूध हो, उसका मूत्र हो, उसका गोबर हो, और यहां तक कि जब कोई पुण्य पावन पर्व होता है उसमें गोदान करने की बड़ी परंपरा है। गोदान हमारी संस्कृति की रीढ़ रही है, हमारे व्यवसाय के लिए भी, हमारे जीवन के लिए भी, हमारे आध्यात्म के लिए भी, हमारी भौतिकता और लौकिकता के लिए भी, और हमारी अलौकिकता के लिए भी। गोदान में प्रेमचंद ऐसी परिस्थिति, ऐसी विषम स्थिति परिवार में पैदा हो जाती है कि न धर्म बचता है और न धन ही बचा पाते हैं। गाय भी उनकी बिक जाती है और उनका धर्म भी चला जाता है। दोस्तों, आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, ऐसे साहित्यकारों के प्रति अगर सजग हों तो हमारे समाज में नया परिवर्तन आ सकता है, हमारी विषमताएं दूर हो सकती हैं। हम सभी इस चिंतन में कि हम अपने समाज को नई दिशा कैसे प्रदान करें, नई दृष्टि से अपने समाज का उत्थान कैसे करें, हमारा यह समाज, हमारा यह देश कैसे प्रगति पथ पर अग्रसर हो, यह वर्तमान समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा एक तमाचा है कि वे अतीत के अपनी बुनियाद को, अपनी परंपरा को अनदेखा कर देते हैं और आधुनिकता में इतने खो जाते हैं। गोदान में जो प्रभुत्वशाली नायक और नायिका हैं, उनका चरित्र भी कुछ इसी तरह का है। चूंकि विषय इतना बड़ा है, समय की पाबंदी है और हमारे संचालक महोदय मालूम नहीं क्यों मुझे इतनी छूट दे रखे हैं अपने पटल पर कि मेरा व्याख्यान और मेरी रचना दोनों ही लंबी और बड़ी हो जाती है। दोस्तों, आने वाली संततियों के लिए मुंशी प्रेमचंद एक आदर्श साहित्यकार के रूप में हैं। हम इन्हें पढ़ें, जितना पढ़ें, जिस तरह पढ़ें, बहुत ही सार्थक होगा। मैं अपनी रचना के माध्यम से यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं एक बार फिर से 31 जुलाई मुंशी प्रेमचंद की 142वीं पुण्यतिथि पर इस पटल पर आने वाले जितने भी साहित्यकार हैं, कवि हैं, मनीषी हैं, मैं सबका हृदय से स्वागत करते हुए उन्हें एक बार फिर से प्रेमचंद जी को, धनपत राय जी को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत ही सुंदर वृत्तांत आदरणीय आपने बताया है। इस मंच से मैं आपका कोटि कोटि आभारी हूं।
और आशा करता हूं कि ऐसे ही निरंतर आपका सहयोग मंच को प्राप्त होता रहेगा। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले साहित्यकार जिनको बुलाने वाला हूं, उनके सम्मान में मुंशी प्रेमचंद जी की कृत 2 लाइन में 2 पंक्ति फिर से बोलूँगा। जब हम कोई काम करने की इच्छा करते हैं, जब हम कोई काम करने की इच्छा करते हैं तो शक्ति अपने आप ही आ जाती है। इस भावना से मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में एक प्रेरणा स्वरूप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। वास्तव में यह बात कटु सत्य है कि जब हम कार्य में प्रबल इच्छा रखते हैं तो निश्चित ही परमेश्वर हमारी मदद करता है। तो अब मैं बुलाने जा रहा हूं एक ऐसे साहित्यकार जिन्होंने गज़ल और लेख को निरंतर समानांतर रख के कार्य किया और एक अच्छा स्थान प्राप्त किया। आप समझ गए होंगे, मैं बुला रहा हूं आदरणीय कुमार कलहंस जी को, जो अपनी रचना के साथ मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। मित्रों, आज का निर्जरणी का यह अंक उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के लिए समर्पित है। मैं इसके लिए नंदन जी को साधुवाद देना चाहूँगा। मित्रों, मुंशी प्रेमचंद जी को जानना है, यदि उनके बारे में आपको रुचि है, आप उनके बारे में कुछ गहराई से जानना चाहते हैं, तो आपको उनको पढ़ने की ज़रूरत है। उनकी अद्भुत लेखनी से परिचित होने की ज़रूरत है। उन्होंने सैकड़ों कहानियाँ, दर्जनों उपन्यास, लेख आदि प्रचुर मात्रा में लिखा है। मैंने उनकी सारी कहानियाँ तो नहीं सारे उपन्यास तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन लगभग उनकी सभी कहानियों का मैं पढ़ चुका हूँ, उनका अच्छे से अध्ययन भी कर चुका हूँ। उनकी सबसे बेहतर कहानी जो मुझे आज तक लगी, सबसे रचना मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, उनकी एक रचना कफन है, जिसे हर भारतीय को एक बार जरूर अवश्य पढ़ना चाहिए। उन्होंने तो वैसे बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उनके लेखन में जो महत्वपूर्ण बात है वो उन्होंने दलितों, शोषितों, वंचितों, गरीबों के लिए जो लिखा है, जो मानविक वर्णन उनके जीवन का किया है, वो एक अद्भुत संसार की रचना उन्होंने की है। तो मैं चाहता हूं कि आप अगर उनको जानना चाहते हैं तो उन्हें पढ़ें। आजकल तो नेट पे सब कुछ उपलब्ध है, आप जाके गूगल पे सर्च करके उनकी कोई भी कहानी, कोई भी उपन्यास को भी पढ़ सकते हैं। मित्रों, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ और आपके सामने एक गजल प्रस्तुत कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मतला है कि सियासत बन गई जरिया बहुत दौलत कमाने की, सियासत बन गई जरिया बहुत दौलत कमाने की, जरूरत ही नहीं पड़ती है पुश्तों को कमाने की। सियासत बन गई जरिया बहुत दौलत बनाने की, जरूरत ही नहीं पड़ती है पुश्तों को कमाने की। नजर पर हाथ रखकर मंजिलों को नजर में रखना, नजर पर हाथ रखकर मंजिलों को नजर में रखना। सभी की पड़ चुकी है आदतें गर्दा उड़ाने की, सभी की पड़ चुकी हैं आदतें गर्दा उड़ाने की। जमाने में किसी को कम, किसी को दर्द ज्यादा है, जमाने में किसी को कम, किसी को दर्द ज्यादा है। दवा खोजो जरूरत क्या है औरों को दुखाने की, दवा खोजो जरूरत क्या है औरों को दुखाने की। मेरी रातें किसी ने छीन ली हैं पहले ही मुझसे, मेरी रातें किसी ने छीन ली हैं पहले ही मुझसे। करो मत कोशिशें अब तुम मेरी नींदें चुराने की। उठो खुद से चलो आगे बढ़ो गर आगे जाना है, उठो खुद से चलो आगे बढ़ो गर आगे जाना है। उठाएगा नहीं जहमत कोई तुझको उठाने की, उठाएगा नहीं जहमत कोई तुझको उठाने की। यहाँ जब तक हो मुझको मस्त होकर पीने जीने दो, यहाँ जब तक हो मुझको मस्त होकर पीने जीने दो। करो मत। बहुत ही सुंदर रचना, और ऐसे ही प्रेम और स्नेह मंच को आपका प्राप्त होता रहे। और मुंशी प्रेमचंद जी को आज हम निरंतर याद कर रहे हैं। उनके कई लेख ऐसे हैं जो शिक्षा जगत में हर एक विद्यार्थी के नज़रों के समक्ष आए हैं। गोदान, गबन, मंत्र, ऐसे ऐसे उनके कहानियां हैं जो लोगों के हृदय पटल पर अपना स्थान बना चुकी हैं, जिसमें अमीरी, गरीबी, पारिवारिक, सामाजिक हर समरसता का स्वरूप देखने को मिलता है। वास्तव में मुंशी प्रेमचंद जी एक समाज सुधारक के रूप में रहे हैं। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे ही कवि, साहित्यकार, समाज सुधारक
को मंच पे बुलाऊंगा और उनको मंच पर बुलाने से पहले मुंशी प्रेमचंद जी की 2 पंक्ति उनके सम्मान में बोलूंगा। विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला कोई स्कूल आज तक नहीं खुला और ना ही खुलेगा। यह पंक्ति वास्तव में एक स्थिति प्रज्ञ, ज्ञान प्रज्ञ व्यक्ति के हृदय से निकला हुआ पंक्ति है। और वास्तव में मुंशी प्रेमचंद जी ने यह बात इसलिए कही थी कि जीवन के हर एक अनुभव जब तक हमारे ऊपर बीतते नहीं हैं तब तक हम उसको पाते नहीं हैं। तो अब मैं बुला रहा हूँ झारखंड धनबाद से वरिष्ठ कवि, साहित्यकार, इंजीनियर और अच्छे सामाजिक स्वरूप में, सामाजिक कार्य में, सामाजिक सेवा में निरंतर लगे रहने वाले हमारे आदरणीय संजय सिंह चंदन जी को, जो सामाजिक साहित्यिक जागरूकता मंच के राष्ट्रीय संस्थापक हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज मुंशी प्रेमचंद जी पे अपनी रचना के साथ पटल पर उपस्थित होंगे। केसीएन क्लब की शाखा पढ़ने द्वारा आयोजित कवियों के चौपाल कलम के जादूगर उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी जीवनी पर आधारित आज की मेरी रचना है, जो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। और आज के कार्यक्रम में मेरे प्रस्तुति से पहले मैं सभी साहित्यकार, महानतम साहित्यकारों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। केशव चंदन जी मिश्र का, जिन्होंने इस चौपाल को इतनी ऊंचाइयां दी, उन्हें मैं हार्दिक आभार और बधाई देता हूँ कि ये चौपाल और ऊंचाई पकड़े और आप नई सोच के साथ नई दिशा को इस चौपाल को देते जाए। तो आइए अपनी रचना प्रस्तुत करता हूँ। हमारे रचना का शीर्षक है उपन्यास सम्राट कलम के जादूगर उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। कलम का जादूगर कहें या कहें उपन्यास सम्राट, कलम का जादूगर कहें या कहें उपन्यास सम्राट, वो धनपत राय श्रीवास्तव या करें मुंशी प्रेमचंद की बात, वो धनपत राय श्रीवास्तव या करें मुंशी प्रेमचंद की बात, माता आनंदी देवी के पुत्र हों या मुंशी अजायब राय के सुपुत्र, वाराणसी के पुण्यभूमि पर 31 जुलाई को लम्ही में जन्मे प्रेमचंद के पास गुलामी की जंजीरों में तड़पे आत्म पीड़ा, आर्थिक स्रोतों का झेले बहुत अभाव, सौतेली माँ का जिसने हंसकर सहा था दुष्टा प्रादुर्भाव, बाल्यकाल में शादी हुई पड़ा पत्नी शिवरानी देवी का प्रभाव, पड़ा पत्नी शिवरानी देवी का प्रभाव। 16 वर्ष के आयु काल में पिता की मृत्यु ने छीना सिर का छांव। 16 वर्ष की आयु में युवा काल में पिता की मृत्यु ने छीना सिर का छांव, जिनके ऊपर अंग्रेजों के थे कई पुराने भाव, बाल विवाह, पंडित पुरोहित का कर्मकांड, किसानों क्लर्कों का देखा था दुष्प्रभाव। प्रेमचंद ने सब कुछ देखे थे जन जन के अभाव। तभी सच्चाई, साहित्य और आजादी का पनपा मन में उनके भाव। अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, फारसी और इतिहास में किए इंटर स्नातक पास। बाद में नौकरी मिली, शिक्षा इंस्पेक्टर बने, जिसका था उन्हें तलाश। सन 1921 का असहयोग आंदोलन बना प्रेमचंद का खास।
23 जून 1921 को महात्मा गांधी का देश को हुआ आह्वान, नौकरी को तिलांजलि देकर किया संघर्षों पर विश्वास, आजादी के आंदोलनकारी बन गए, अंग्रेजों पर निकलते अपनी दिल की लेखन को व्यवसाय, अंग्रेजों पर निकालते अपनी खलास, लेखन को व्यवसाय बनाया, पत्र पत्रिकाओं में लेखनी से कराते जन जागरण का आभास, हिंदी और उर्दू भाषा के देश के लोकप्रिय बने उपन्यासकार, वैसे तो कहानीकार थे, विचारक बड़े थे स्तंभकार। कोई कहे उन्हें उपन्यास सम्राट, कोई कलम का जादूगर। कथा कहानी उपन्यास में कलम उगलती आग, आजादी की चिंगारी, दिखते वो असरदार, आजादी की चिंगारी वो दिखते असरदार। शुरू हुआ फिर प्रेमचंद का वैचारिक यात्रा, आदर्श यथार्थ की ओर, राष्ट्रवादी, मानवतावादी और मार्क्सवादी चेतना से जन जन को देते झकझोर। आधुनिक काल के कलम के जादूगर, अंग्रेज हुकूमत के विरोधी घोर, प्रगतिशील लेखक उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के विचारों से जन जन हुआ आत्मविभोर। गोदान गवन रंगभूमि, कर्मभूमि प्रतिज्ञा, काया पल्प निर्मला उपन्यास ने भारत में पकड़ा जोर। पंत परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कहानी, कफन कथा ने देश भर में मचाया शोर। सरस्वती, जमाना, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा जैसी पत्रिकाओं के संपादक बनकर हुए भारत के सिरमौर। सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस खरीदे, हंस और जागरण दो मासिक पत्रिका प्रकाशन कर साहित्य को बांधे डोर। समाज सुधार आंदोलन, स्वाधीनता संग्राम, प्रतिवादी आंदोलन, दहेज, बेमेल विवाह, विधवा विवाह, लगान, छुआछूत, जाति भेद, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता, सभी ज्वलंत समस्याओं पर समाधान के चित्रण। वर्ष 1918 से 1936 तक प्रेमचंद के रचनाओं से आजादी की मांगों ने पकड़ी जोर। कलम के जादूगर ने दिखाया अपनी स्वच्छंद कलम का जोर। लेखन एवं आजादी के विचारों में उनके अंदर धड़क रहे थे आग। खबरदार ब्रिटिश दहशतगर्दी को करते ललकार के कहते भाग। प्रेमचंद के कलमों से ब्रिटिश को लगा आघात, उठने लगी जर्रे में आजादी की बात। जर्रे में आजादी की बात। कैसे कैसे लिखते होंगे मुंशी प्रेमचंद अंग्रेजों के दहशत में भी अपनी बात। रात में जाग कर लिखते रहते भारत माँ का जज्बात। देश धर्म आजादी पर क्रांति दूत मुंशी प्रेमचंद को रखनी होगी याद। देश धर्म आजादी पर क्रांति दूत मुंशी प्रेमचंद को रखनी होगी याद। सत नमन, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय वाराणसी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर वक्तव्य, बहुत ही सुंदर रचनाएं। और मैं निश्चित ही आज ये बात प्रकट हो रही है कि मुंशी प्रेमचंद जी एक कहानीकार के साथ एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षा और अशिक्षित लोगों तक भी अपनी कहानी के माध्यम से अपने आप को पहुंचाया है। गांव में मुंशी प्रेमचंद जी का अपना एक स्थान है। आज देश भर के शिक्षकों में एक गर्व का दिन है जब शिक्षा जगत का एक व्यक्तित्व पूरे विश्व के पटल पर अपने शब्दों के द्वारा जाना जा रहा है। तो समय अगले कवि को बुलाते हुए मैं उनके सम्मान में मुंशी प्रेमचंद जी की दो पंक्ति फिर से कहूँगा।
मनुष्य का उद्धार पुत्र से नहीं अपने कर्मों से होता है। मनुष्य का उद्धार पुत्र से नहीं अपने कर्मों से होता है। यश और कीर्ति भी कर्मों से प्राप्त होती है। यश और कीर्ति भी कर्मों से प्राप्त होती है। संतान वह सबसे कठिन परीक्षा है जो ईश्वर ने मनुष्य को परखने के लिए दिया है। संतान वह सबसे कठिन परीक्षा है जो ईश्वर ने मनुष्य को परखने के लिए दिया है। तो बड़ी ही सुंदर पंक्ति, बड़ा ज्ञानवान तथ्य। तो निश्चित ही मैं आशा करता हूँ कि श्रोता आज के विषयों को लेकर काफ़ी सद्भावना और भावनात्मक जुड़े होंगे। अब मैं अगले कवि को बुलाऊंगा जो मुंबई वसई से निर्झरणी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य भारतांचली जी, जो मुंशी प्रेमचंद जी को आज याद करेंगे अपने वक्तव्य के साथ। नमस्कार, मैं भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य आपकी अदालत में आज के चौपाल में अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आज का विषय है मुंशी प्रेमचंद। धनपत राय मुंशी प्रेमचंद का जब नाम आता है तब हमें पता चलता है एक ऐसा साहित्यकार, एक ऐसा कथाकार जो विषम परिस्थितियों में खुद की बातों को उजागर करता है, खुद के उद्गार व्यक्त करता है, परिणाम को भूल करके। क्या परिणाम होगा इसकी कोई चिंता नहीं करता। और जहाँ मुंशी प्रेमचंद की बात आती है तो इनका जन्म उस काल में हुआ जहाँ अंग्रेजों का तांडव था। ये दुर्भाग्य है कि अपनी मातृभूमि कई आक्रांताओं से गुजरती हुई आज भी इस दुर्व्यवस्था से पीड़ित है। और हम चाहते हैं कई आक्रांताओं से गुजरती हुई अपनी मातृभूमि माँ भारती कल भी पीड़ित थी और आज भी पीड़ित है। कब तक पीड़ित रहेगी कहा नहीं जा सकता। कथानक का अभिप्राय, एक साहित्यकार सब कुछ खो देता है अपनी साहित्य के लिए, पास में कुछ भी नहीं रखता, परिस्थितियां भी उसकी साथ नहीं देती, घर परिवार साथ नहीं देता, समाज नहीं देता, सरकार नहीं देता। इतने मुफासलों के बावजूद भी अगर साहित्यकार कुछ लिखता है और उसका सम्मान नहीं होता तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक विश्व स्तरीय कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बताना बहुत ही कठिन है, क्योंकि जिनकी रचनाएं जमीनी स्तर की थी, उनकी कहानियां, उनके उपन्यास, उनके जो कविताएं, नाटक सब जमीनी स्तर के थे। हीरा मोती हो, कफन हो, नमक का दरोगा हो, ऐसी तमाम पुस्तकें हैं, तमाम रचनाएं हैं जिनके बारे में बयान करना मुश्किल है। एक संदर्भ बचपन में पढ़ा था, बुझे हुई है अलाव में आलू भुना जा रहा था, अधकच्चे आलू से तलवे जले जा रहे थे, फिर भी होड़ खाने की
भी पनाह थी। ये साहब, ये शब्द ऐसे हैं जो हृदय को स्पर्श कर जाते हैं। ऐसी तमाम रचनाओं से ओतप्रोत हमारे हिंदी साहित्य सम्राट, जितनी भी उपाधियां दी जाएं कम है। मुंशी प्रेमचंद, धनपत राय श्रीवास्तव जी को बहुत कम है। ये दुर्भाग्य है कि 1936 में हमारे लमही के शहंशाह, वाराणसी लमही उत्तर प्रदेश में, इस संसार से विदा हो गई, जिनकी भरपाई आज दिन तक नहीं की। मैं आज के इस चौपाल में अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और ये हमारी कोशिश होगी कि मैं ऐसे साहित्यकारों को, ऐसे लेखकों को समाज के बीच लाऊंगा जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया साहित्य के लिए, किसी भी प्रति उम्मीद के बदले में, जिनकी भावनाएं नहीं थी। प्रणाम। बड़ा ही सुंदर विषय आज का और बड़ा ही मूल्यवान विषय। वास्तव में मुंशी प्रेमचंद जी ने जो भी लेख लिखे हैं हर व्यक्ति को छूते हुए पास होते हैं। तो सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अविरल रहते हैं। सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अविरल रहते हैं। किसी किश्ती पर अगर फर्ज का मल्लाह ना हो, किसी कश्ती पर अगर फर्ज का मल्लाह ना हो, तो फिर उसके लिए दरिया में डूब जाने के सिवाय और कोई चारा नहीं होता। वाह, बहुत ही सुंदर तथ्य और बहुत ही सुंदर वक्तव्य। मैं इन्हीं बातों के साथ अब विदा लेने का समय है और हम मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें आदेश दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by UPL Limited, the global leader in sustainable agricultural solutions. Unit PL 10 E51, 1/2 E52 Tarapur MIDC, Boisar Palghar.